आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पूनम रुंगटा, जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। पूनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और पूनम जी से क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनसे समझ लेते हैं। और आमतौर पे हम बात करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के पोर्टफोलियो की प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि कई ऐसी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में हम करते हैं जब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो कौन सी वो मेजर कॉमन 10 फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान, उसको समझते हैं और उसके बाद फटाफट से क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। बताइए पूनम जी। दीपाली, ये एक्चुअली बहुत अहम बात है कि आप पहले गलतियों से बचें और फिर शुरुआत करें, क्योंकि जब भी हम निवेश करते हैं तो उसमें जल्दबाजी दिखाते हैं। तो हमें सोच समझ के कॉन्शियसली साइंटिफिकली कैलकुलेटेड तरीके से निवेश शुरू करना चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ बातें अगर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस, वो साल दर साल चलता चला जाता है आपकी फाइनेंशियल लाइफ के साथ साथ, ना कि सिर्फ एक बार करके आप उसे बस कर लिया और खत्म हो गया। तो सबसे पहली गलती जो यूजुअली हम करते हैं वो देखा देखी करके निवेश करने की करते हैं कि मेरे दोस्त ने किया या मेरे नेबर ने किया या मेरे रिलेटिव ने किया तो वैसा ही मैं भी निवेश शुरू कर दूं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग हर एक जन के लिए यूनिक होता है। दूसरा, आपको न ही निवेश के बारे में सोचना है, बल्कि निवेश के बाद में जब आप एस्टेट प्लानिंग जिसको कहते हैं, आप अपनी विल जरूर लिख के जाएं। यूं नहीं कि ऐसे ही आपने निवेश कर दिया और उसे फिर कहाँ किसको मिलनी चाहिए, उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। हर एक निवेशक को अपनी खुद की जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से निवेश करना चाहिए। जैसे हमने बताया कि हर एक प्लानिंग यूनिक होती है, जो मेरे लिए सही है वो हो सकता है आपके लिए सही ना हो। तो इसलिए हमें अपने खुद के रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए ही प्लानिंग करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट से पहले आता है आपको लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रॉपर अप्रोप्रिएट कवर होना, और उसे प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि रैंडमली उसे आप कोई भी अमाउंट से अंडर इंश्योर्ड या ओवर इंश्योर्ड हो जाए। उसके बाद दीपाली, मुझे लगता है कि निवेश तो आपने शुरू कर दिया और सोच समझ के बना भी लिया पोर्टफोलियो, मगर उसे अपने पूरे परिवार के साथ जरूर साझा करना चाहिए, ताकि मुश्किल के समय पे सारी डिटेल सभी के पास हो। नॉर्मली जो हाउसवाइफ्स होती है उन्हें नहीं पता होता है कि कहाँ क्या किसके नाम पे निवेश है, कहाँ हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो पता होना बहुत जरूरी है। छठी बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक हम करते हैं, वो यूजुअली लोग करते हैं, वो है कि क्रेडिट कार्ड का जमाना है, बहुत इजीली आप खर्च कर सकते हैं डिजिटली। तो कमाई से ज्यादा खर्च अगर कर देंगे तो वो भी आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही डिले ना करें, निवेश का कोई भी डिसीजन सोच समझ के करना है, पर डिले भी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पर समझदारी से करनी है। क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि एक 10 साल के दायरे में अगर आपको 50 लाख इकट्ठे करने हैं, तो उसके लिए अगर आप 12% का रिटर्न पकड़े तो आप महज 20 से 21 हजार में वो लक्ष्य को पा सकते हैं। पर वहीं अगर आपने 2-3 साल की भी डिले कर दी तो डबल अमाउंट के साथ भी, यानी 40 हजार, 35 से 40 हजार में भी आपका वो गोल नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए कॉस्ट ऑफ डिले बहुत ज्यादा होता है, जैसे क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंपाउंडिंग होता है मैजिक। उसके बाद में हमें अपने गोल्स को बहुत बारीकी से निर्धारित करना चाहिए, जिसे गोल प्लानिंग कहते हैं, कि मेरा गोल क्या है और उसके लिए मेरे पास समय कितना है। अब वो हर एक निवेशक के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए रिटायरमेंट पीरियड हो सकता है 15 साल दूर हो, और किसी और के लिए वो 20 साल दूर हो, तो प्लानिंग उस हिसाब से चेंज होगी। इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित जरूर करना है, क्योंकि हर एक फैमिली के भी लक्ष्य अलग होते हैं। तो हर एक लक्ष्य को बारीकी से समझ के उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग, गोल बेस्ड प्लानिंग जिसे कहते हैं, वो करनी चाहिए, ना कि रैंडमली कहीं भी निवेश करना चाहिए। और दीपाली, सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज है, मतलब हालांकि सभी इम्पोर्टेंट है, बट लोग पोर्टफोलियो रीबैलेंस बार बार करते रहते हैं बिना सोचे समझे कि अरे मार्केट डाउन है, तो निकल जाते हैं और बाद में डेट में चले जाते हैं। उसमें इन दैट प्रोसेस वो ना कि टैक्स के बारे में सोचते हैं, ना कि एवरेजिंग के बारे में सोचते हैं, ना कि कंपाउंडिंग के बारे में सोचते हैं, और उनका जो पोर्टफोलियो है उसको मार लगती रहती है और वो कभी भी अच्छी तरह ग्रो नहीं हो सकता। एसेट एलोकेशन प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए और नीड बेस्ड होना चाहिए, ना कि मार्केट वोलेटिलिटी को देखते हुए होना चाहिए। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी बैड लोन से बचना चाहिए। आपको अपने पर्सनल जरूरतों के लिए, पर्सनल खर्चों के लिए कभी भी पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। आप गुड लोन लीजिए, जैसे कि आप हाउसिंग लोन लेके आप अपना एसेट बिल्डअप करते हैं और टैक्स में बचत करते हैं।
तो इस तरह की ये छोटी-छोटी और भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जिनसे बचना चाहिए, पर मेन ये 10 गलतियों से बच के अपना पोर्टफोलियो साइंटिफिकली शुरू करेंगे तो आई थिंक आपके फाइनेंशियल गोल्स को आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये 10 के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते वक्त इन बातों पर गौर जरूर करना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और जो पहले व्यूअर हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, उनसे करते हैं बातचीत। सौमेंद्र हैं ओडिशा से। सौमेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम, मेरा एक्चुअली मैंने कुछ लमसम इन्वेस्ट किया था 2022 में 2.5 लाख का म्यूचुअल फंड में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 85,000, टाटा डिजिटल में 84,000, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में 80,000, जो कि वो भी अप्रिशिएट होके 4.43 लाख का हुआ है। नेक्स्ट मुझे 12 लाख का कुछ लमसम करना है और 22,000 का मंथली एसआईपी करना है अप्रैल से। तो मेरा गोल है कि 10 करोड़ नेक्स्ट 22 ईयर्स में, तो इसमें थोड़ा मेरे को हेल्प कीजिए। ठीक है, तो 4-4.5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है और एक 12 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है और एसआईपी इनके अलग हैं, लगभग 22,000 रुपये महीना की, और 20-22 साल में इनका 10 करोड़ का लक्ष्य है इनका जो लमसम पोर्टफोलियो है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी जो आपकी एडिशनल जो एग्जिस्टिंग एसआईपी वो 5,000 की है, 22,000 आपको एडिशनल करनी है, तो यानी टोटल 27,000 की एसआईपी आपकी हर महीने की हो जाएगी, करेक्ट? टोटल 22,000, अभी 5,000 है इसको। अच्छा, टोटल 22,000, गॉट इट। तो बेसिकली एक इनका लमसम पोर्टफोलियो, एक छोटा सा इनका एसआईपी पोर्टफोलियो है, दोनों ही इनको एक्सपैंड करने हैं। 5,000 पर मंथ की मोती रोस्टर मिड कैप में डाल रहे हैं, 17,000 की एडिशनल एसआईपी करनी है। लमसम इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 4.5 लाख की है, 12 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट इनको टोटल करना है। क्या सजेशन प्लस इनके गोल पर आपके राय, जिसमें 20 to 22 ईयर्स में 10 करोड़ का टारगेट ये लेकर चल रहे हैं? कि सबसे पहले पोर्टफोलियो की बात करें कि 22,000 की एसआईपी से जो ऑलरेडी कॉर्पस है 4.43 प्लस 12 लाख नया ऐड करेंगे और मार्केट के जो प्रोजेक्टेड रिटर्न्स है उसे हम 12 से 15% के बीच में भी माने तो वो शायद गोल के तक आराम से नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, मार्केट ने अगर 18% तक रिटर्न दिया अगले 12 साल में तो इन्हें 20 साल में तो ये गोल में तक पहुंच सकते। 10 करोड़ इज अ क्वाइट अमाउंट। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो अपने गोल पीरियड को 2 से 3 साल बढ़ा दें, या फिर आप एटलीस्ट 5 to 7% से अपना एसआईपी स्टेप अप करें एवरी ईयर, तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और आइडियल पोर्टफोलियो मुझे लगता है इनके जो भी गोल्स है उसके हिसाब से थोड़ा अग्रेसिव जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कैनरा बैंक का स्मॉल कैप में आप निवेश कर सकते हैं 5,000 की एसआईपी। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप लीजिए, उसमें 5,000 की एसआईपी कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 की एसआईपी। एचडीएफसी फोकस 30 फंड में 5,000 और इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा में ये 2,000 रुपए करेंगे तो ये 22,000 रुपए की इनकी एसआईपी हो जाएगी। इन्हें सभी तरह से डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा और लॉन्ग टर्म बने रहेंगे तो मार्केट का इन्हें बहुत फायदा भी मिलेगा। अब लमसम की जहां तक बात करते हैं तो जो ऑलरेडी इनके लमसम है उसमें ये बने रहे, क्योंकि इन्होंने टाटा डिजिटल जैसा एक थीमेटिक सेक्टोरियल फंड भी लिया है। और अभी जो हालात है टैक्सेशन वगैरह के, आप रिडम्पशन अगर करते हैं तो आप पर टैक्स लागू होता है, तो इसलिए सोच समझ के वो करना है, पर हाल फिलहाल के उसमें बने रहें। मगर आगे जो 12 लाख इन्हें निवेश करने की इच्छा है उसके लिए हम थोड़े अलग फंड्स लेंगे। मार्केट अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो लमसम ना करके आप एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का रूट लें। जो आपके 12 लाख हैं उसे 4-4 लाख के सेक्शन में डिवाइड करके आईसीआईसी प्रू मल्टी एसेट फंड जिसमें डेट, इक्विटी एंड गोल्ड है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप जिसमें तीनों कैटेगरी के फंड्स है, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करें। और इन्हीं तीनों फंड हाउसेस के आर्बिट्राज फंड या लिक्विड फंड में आप 4-4 लाख पार्क कर दें और वहां से आप एसटीपी के जरिए अगले 6 से 8 महीने के अंदर एवरेजिंग करते हुए इक्विटी के अंदर एक्सपोजर लें। तो मुझे लगता है ये टाइम जो है वो स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट का है। एसआईपी इज द बेस्ट रूट। लमसम को भी आप स्टैगर करके एसटीपी के जरिए निवेश करें।
चलिए, तो डिटेल में यहाँ पर आपको बताई गई है सलाह। एक और सवाल लेते हैं। अनुराग ने सवाल भेजा है पंजाब से और इनका ईमेल के थ्रू सवाल आया। 44 ईयर्स इनकी एज है, 11,000 पर मंथ की मंथली एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख है, रिटायरमेंट के लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन स्मॉल कैप है। लमसम इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30, आईसीसी प्रू ब्लू चिप, एसबीआई ब्लू चिप और आईसीसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज। बताइए, क्या इनफैक्ट हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं अनुराग? अगर आप कनेक्टेड हैं तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मैडम, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो सेंड किया है। आप तो आप उसको एक रिव्यू कीजिए और थोड़ा सा मुझे सजेशंस दीजिए क्या चेंजेस करना चाहिए प्रेजेंट सिनेरियो में। ओके, पूछ लेते हैं। मैंने पूरा पोर्टफोलियो आपका भी बताया है पूनम जी को। पूनम जी, इनकी एफडी, पीपीएफ, एसजीबी में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास की। लमसम पोर्टफोलियो भी है। बताइए क्या सजेशन इनकी ओवरऑल पोर्टफोलियो प्लानिंग पर? देखिए, अनुराग जी की एज 44 ईयर्स है और रिटायरमेंट 16 साल दूर है अभी भी। और जो हम एसेट एलोकेशन इनका देख रहे हैं तो वो मुझे डेट की तरफ ज्यादा लग रहा है। डेट में 38 लाख हैं, यानी एफडी में 30 लाख हैं, और डेट सोवरिन गोल्ड फंड में 10 लाख है, और पीपीएफ जो भी एक डेट में आता है उसमें 8 लाख हैं। तो 38 लाख तो प्योर डेट में हो गया। और एसआईपी कर रहे हैं 11,000 की, और जो इक्विटी में इनके जो जमा हुए हैं वो है पैसे 10 लाख। सो एट दिस एज मुझे लगता है दीपाली के 40-60 यानी 40% डेट में और 60 इक्विटी में रहे तो भी इट इज अ गुड एसेट एलोकेशन। तो थोड़ा सा चर्न करेंगे पर वो देख समझ के करें। मगर जो करंट पोर्टफोलियो है उसमें अगर मैं डेट का पोस्ट टैक्स रिटर्न समझूं 5.5% एफडी का, पीपीएफ का 7.1 चल रहा है, और इक्विटी में 12%, और मैं ये मान के चलती हूँ कि पीपीएफ में अभी और ये अगले 16 साल तक एटलीस्ट 50,000 रुपए तो निवेश करेंगे उसको चालू रखने के लिए। तो आप टोटल अपने गोल तक पहुंचने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आप उसमें थोड़ा चेंजेस लाएं, उसको थोड़ा बढ़ा दें। और जो टोटल 2.6 और 2.9 करोड़ के आसपास आप बना सकते हैं पैसा, और गोल्ड की कीमत मैंने उसमें जोड़ी नहीं है, तो 2 से 2.5 लाख, 2 से 3 करोड़ आप बना सकते हैं आपके टाइम पीरियड के हिसाब से। और 11,000 के एसआईपी के लिए मुझे आइडियल पोर्टफोलियो लग रहा है कि आप टाटा स्मॉल कैप में 2,000 रुपए निवेश करें, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 2,000 लें, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में आप 2,000 लें, निपॉन स्मॉल कैप में 2,000, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में आप 3,000 के एसआईपी लें। 5 अलग अलग फंड का चुनाव करें ताकि डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हो और आप अपने गोल तक पहुंच जाए। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर और आपकी प्लानिंग को लेकर। नए पोर्टफोलियो आपका कैसा होना चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर है। एंथनी राज हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। एंथनी नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल आपकी ऑडियो मिल रही है, पूछिए क्या सवाल है। मैं मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी आपसे शेयर करा हूँ मैंने, तो जस्ट वांट टू नो एन अपडेट, इज द पोर्टफोलियो गुड और डू आई नीड टू मेक एनी एडजस्टमेंट्स? ओके, पूछ लेते हैं। तो पहले मैं आपका पोर्टफोलियो ही शेयर कर देती हूँ। 29,000 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है, जिसमें इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑलमोस्ट 4 लाख है। 10 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है, प्लस 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और 4,000 के एडिशनल एसआईपी करनी है, यानी एसआईपी अमाउंट उस स्थिति में 33,000 रुपये महीने का हो जाएगा। कौन से फंड्स हैं एग्जिस्टिंग? बंधन स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ, 5,000 ईच डाल रहे हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीसी प्रो इंडिया अपॉर्चुनिटीज 4,000 पर मंथ, मुद्रा मिड कैप 3,000 पर मंथ, आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी 2,500 ईच, जीरोधा ईएलएसएस टैक्स सेवर, आईसीसी प्रो निफ्टी ऑटो इंडेक्स और 2,000 आदित्य बिरला मल्टी कैप में। तो ये है इनका पोर्टफोलियो 29,000 का, जिसे बढ़ाकर इन्हें 33,000 का करना है और 1 लाख लमसम भी इन्वेस्ट करने हैं। 1.5 करोड़ का टारगेट 10 ईयर्स में। बताइए। तो 10 साल के, मतलब हम पहले बात करें इनके गोल की, तो इन्हें 1.5 करोड़ रुपए चाहिए 10 साल में विद एसआईपी ऑफ 33,000, और जो एग्जिस्टिंग उसको भी हम जोड़ लेते हैं 3,65,000, और पोर्टफोलियो अगर 12 से 15% का रिटर्न देगा तो आप अप्रोक्सीमेटली 1 CR के आसपास जोड़ सकते हैं। तो या तो हमें स्टेप अप करना चाहिए 10 to 15% एवरी ईयर, या फिर हम इसको टाइम होराइजन को 10 की बजाय आप इसको 13 साल कर देंगे तो बहुत आराम से अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। सो इसीलिए पोर्टफोलियो को रिव्यू और मॉनिटर करना जरूरी है कि आपका पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दे रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं दे रहा है तो या तो उसमें पैसे बढ़ाएं, निवेश की रकम बढ़ाएं, या फिर आप उसमें
टाइम होराइजन को आप मैनेज करके चलें। और जो 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं वो आपके एग्जिस्टिंग जो फंड्स है उसमें बढ़ा सकते हैं। और 8 फंड आपने ले रखे हैं 29,000 के एसआईपी के लिए, तो मुझे लगता है एक और फंड ऐड करने के लिए 4,000 की एसआईपी के लिए जरूरत नहीं है। और आपके पोर्टफोलियो में 3 फंड सेम फंड हाउस के हैं, 3 स्कीम्स, तो वो भी एक थोड़ी प्रिफर्ड सिचुएशन नहीं है। तो मुझे लगता है आइडियल पोर्टफोलियो आप इस तरह बना सकते हैं कि आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड में आप 5,000 कर लें, आप ऑलरेडी आप 3,000 उसमें कर रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप में आप चालू रखें 5,000 की, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में आप 5,000 की एसआईपी चालू रखें, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आप चालू रखें अपनी एसआईपी, उसको बढ़ा के 5,000 कर दें। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर आप 5,000 की एसआईपी करें। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी ऑटो इंडेक्स में जो आप कर रहे हैं उसमें 2,500 से बढ़ा के 5,000 कर दें, ताकि एसेट एलोकेशन सही हो जाए। और निप्पॉन मल्टी कैप में आप ऑटो इंडेक्स में आप 3,000 की एसआईपी करें और निप्पॉन मल्टी कैप में आप 5,000 की एसआईपी करें। इस तरह आप 33,000 को एलोकेट कर दें और टाइम टू टाइम मॉनिटर करें कि आपका पोर्टफोलियो कितना रिटर्न दे रहा है। चलिए, तो आपको बताई गई है सलाह। कुछ फंड्स है जिनसे आपको एग्जिट करना है, कुछ फंड्स है जहां पर इन्वेस्टमेंट आपको इंक्रीज करनी है, प्लस आपके गोल पर भी राय दी गई है। आपके एसआईपी पोर्टफोलियो से आप 1 करोड़ हासिल कर लेंगे 10 इयर्स में। अगर 1.5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो 15% स्टेप अप एसआईपी कीजिए हर साल इस पॉलिसी के साथ। चलिए रुक रहे